कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों ये है हिंदी प्रैक्टिस सेट 12। इसके पहले हमने आपको 11 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करवा चुके हैं। तो आप लोग अपनी अगर हिंदी की प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं वीडियो में। ठीक है दोस्तों, ये हमारी प्रैक्टिस सेट जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए बहुत ही खास प्रैक्टिस सेट होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, वीडियो के माध्यम से समझते हैं सारे चैप्टर को और अपनी तैयारी को भी जांचते हैं कि हमारी तैयारी अभी तक कितनी हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, और आपका पेपर 17 और 18 तारीख को है, तो आप लोग अपनी तैयारी में और भी जी जान लगा दीजिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है बताना है। तो आपको अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष ये सब आना चाहिए। तो अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है बताइए। ख, ग, घ या ठ, कौन सा ऑप्शन सही होगा। अल्प प्राण व्यंजन है। अल्प प्राण व्यंजन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ग। दोस्तों अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं देखिए। अल्प प्राण, एक ट्रिक आप लोग याद रखिएगा अल्प प्राण का, 135 उसके बाद अंतस्थ वर्ण। ठीक है, अंतस्थ 135 और अंतस्थ वर्ण। तो 135 माने प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और अंतस्थ वर्ण जितने होते हैं य र ल व। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं य र ल व, तो ये होते हैं अल्प प्राण। तो देखिए ग आपका क वर्ग का तीसरा वर्ण पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा अल्प प्राण होगा। ठीक है, अल्प प्राण। अब अल्प प्राण समझ लिए, अब हम समझते हैं महाप्राण क्या होता है। महाप्राण, अब महाप्राण माने आप ट्रिक याद रखिए 2 4 माने 24, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, उसके बाद उसमें वर्ण जो होते हैं वो होते हैं महाप्राण। इसके बाद घोष भी समझ लेते हैं। घोष क्या होता है। घोष क्या होता है दोस्तों, घोष कहो या सघोष कहो, बात एक ही है। घोष मतलब घोष का ट्रिक जो है वो है 345। क्या है 345, 345 उसके बाद ड़ ढ़ ज य र ल व ह और सभी स्वर। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ड़ ढ़ ज य र ल व ह और जितने भी स्वर आते हैं सभी सघोष में ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद बचता है अघोष। अघोष भी आपका कंप्लीट करवा देते हैं। अघोष क्या होता है। अघोष का भी ट्रिक जान लीजिए। 12, ठीक है, 12 प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है अघोष और फ स ख स। ठीक है, ये होते हैं अघोष। तो अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण ये हमने आपको चारों के चारों बता दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। घोष वर्ण अभी हमने आपको बताया घोष किसे कहते हैं, घोष कहो या सघोष कहो। घोष के हमने बताया कि आपका तीसरा, चौथा, पांचवा माने 345 याद रखिए। 345 याद रखिए और ड़ ढ़ ज य र ल व ह और जितने भी सभी स्वर होते हैं वो सभी। ठीक है, तो घोष वर्ण कौन हो गया 3 4 5। तो 3 में आता है क्या ये क पहले में आएगा, च भी पहले में आएगा, ट भी पहले में आएगा, लेकिन ज आपका तीसरे में, च छ ज तीसरे में आता है। तो यहाँ पे घोष वर्ण क्या होगा आपका ज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका ए होगा ज। ठीक है, करेक्ट आंसर ज होगा। अगला देखते हैं। निम्न में ओष्ठ वर्ण है। ओष्ठ वर्ण आपको उच्चारण स्थान जरूर एकदम रट लेना है। उच्चारण स्थान, सारे उच्चारण स्थान आपके रटे होने चाहिए। तो आइए ओष्ठ वर्ण क्या होते हैं। ओष्ठ में क्या आता है अ आ ई उ, कौन से आते हैं ओष्ठ में। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उ। ठीक है, ओष्ठ में उ आते हैं। ओष्ठ में देखो कौन कौन से आते हैं ये हम आपको बता दे रहे हैं। ओष्ठ में जो आता है वो हमारा आता है छोटा उ, बड़ा उ, उसके बाद प वर्ग। ठीक है, प वर्ग, प वर्ग में प फ ब भ म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है। अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है बताना है। बताइए अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है। अ होगा, अधि होगा, री होगा या ई होगा, बताइए कौन सा होगा। तो अधिकारी में जो उपसर्ग हो दोस्तों वो होगा अधि उपसर्ग। क्या होगा, अधि उपसर्ग होगा। उपसर्ग उसे कहते हैं वे शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उन्हें हम क्या क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग उन्हें कहते हैं जो शब्द के प्रारंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय बताना है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के
अंत में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो बताइए जिंदगी में कौन सा प्रत्यय होगा? गी, ई, दगी या जिन होगा? क्या होगा? तो जिंदगी में कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर आपका दगी होगा। क्या होगा? दगी प्रत्यय होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं तुम्हारी काफ़ी प्रतीक्षा की पर तुम ना आए, वाक्य में कौन सा भेद है? वाक्य का भेद बताना है, कौन सा भेद होगा? साधारण वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा, मिश्रित वाक्य होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? मैं तुम्हारी काफ़ी प्रतीक्षा की पर तुम ना आए। ठीक है, बताना है वाक्य में कौन सा भेद है, वाक्य का कौन सा भेद है, साधारण है, संयुक्त है या मिश्रित है? तो करेक्ट आंसर आपका होगा दोस्तों संयुक्त वाक्य। क्या होगा? संयुक्त वाक्य। देखिए संयुक्त वाक्य हम पहचानने का जो तरीका बताते हैं वो आप लोग याद रखिएगा। कभी भी आपको वाक्य में कभी भी आपको पर मिल जाए, किंतु मिल जाए, और मिल जाए, या मिल जाए, इसलिए मिल जाए, तो वहाँ पे संयुक्त वाक्य होगा। और आपको अगर कहीं पे की मिल जाता है, जो मिल जाता है, तो वो क्या होगा? वो मिश्रित वाक्य में हो जाएगा। बाकी साधारण वाक्य एकदम सिंपल होता है जिसमें कर्ता और क्रिया होते हैं, बस साधारण वाक्य हो जाएगा। जैसे बच्चा दूध पीता है। ठीक है, नॉर्मल तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशन लाल और रमेश चंद्र परीक्षा देने चले गए, वाक्य में कौन सा भेद है? वाक्य में भेद बताना है। विधानार्थक वाक्य है, निषेधार्थक वाक्य है, आज्ञार्थक वाक्य है, या प्रश्नार्थक वाक्य है? कौन सा है? आंसर बताइए। किशन लाल और रमेश चंद्र परीक्षा देने चले गए। दोस्तों इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो विधानार्थक वाक्य होगा। विधानार्थक वाक्य होता है। विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। ठीक है, उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। और निषेधार्थक वाक्य उसे कहते हैं जिस वाक्य में किसी बात के न होने का बोध हो। अगर इसमें यह कहा था किशन लाल और रमेश चंद्र परीक्षा देने नहीं गए तो यहाँ पे निषेधार्थक वाक्य हो जाता, लेकिन यहाँ पे विधानार्थक वाक्य होगा, क्योंकि इसमें क्या है? किसी बात का होना पाया गया है। ठीक है, कि हाँ किशन लाल और रमेश चंद्र परीक्षा देने गए हैं, तो यहाँ पे विधानार्थक वाक्य होगा। अब देखते हैं आज्ञानार्थक वाक्य। आज्ञानार्थक वाक्य किसे कहते हैं? दोस्तों आज्ञानार्थक वाक्य उसे कहते हैं जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश या उपदेश देने का बोध हो, वहाँ पे आज्ञार्थक वाक्य होता है। अब प्रश्नार्थक वाक्य क्या होता है? प्रश्नार्थक वाक्य वहाँ होता है जिस वाक्य में प्रश्नात्मक भाव प्रकट हो। प्रश्नात्मक भाव प्रकट होते हैं, वहाँ पे प्रश्नार्थक वाक्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा बताना है। कौन सी भाववाचक संज्ञा है? दिल्ली, लड़का, मोहन या बीमारी? क्या होगा बताइए? भाववाचक संज्ञा बताना है। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका बीमारी। बीमारी आपका भाववाचक संज्ञा में आता है। बाकी दिल्ली ये स्थान का नाम है। लड़का ये भी एक नाम ही है। मोहन ये सब दिल्ली आपका व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। मोहन आपका आ जाएगा, ये भी व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। लड़का आपका जातिवाचक में आ जाएगा, लेकिन बीमारी भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो संज्ञा आता है तो संज्ञा यहाँ से पढ़ते हैं, संज्ञा के भेद पढ़ लेते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ठीक है, संज्ञा के दोस्तों कितने भेद होते हैं बताइए आप लोग? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। 5 भेद संज्ञा के होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। बुढ़ापा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है? तो 9 का आंसर करिए। तो 90 का जो आंसर होगा दोस्तों वो भाववाचक संज्ञा होगा। बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के 5 टाइप हो गए, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। और हर संज्ञा के बारे में आपको पता ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द बहुवचन है? बहुवचन बताना है। कौन सा शब्द बहुवचन है? 10 का आंसर बताइए। पौधा, लड़का, प्राण या पुस्तक? कौन सा शब्द बहुवचन है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा प्राण
बहुवचन है, बाकी पौधा, लड़का, पुस्तक एक वचन में आ रहे हैं। दोस्तों हम आपको बता देते हैं, तो हिंदी में जो वचन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। अब हम देखते हैं हमेशा जो बहुवचन में यूज होने वाले शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। प्राण तो आपका हमेशा बहुवचन में ही होगा। इसके अलावा आंसू हो गया, केस हुआ, समाचार हुआ, दर्शन हुआ, हस्ताक्षर हुए, बाल हुआ, लोग हुए, प्रजा हुआ, रोम हुआ, होश हुआ, आदि आदि इतने शब्द क्या होते हैं, हमेशा आपके बहुवचन में ही होते हैं। ठीक है, अब बहुवचन बता दिए तो थोड़ा सा एक वचन भी जान लेते हैं। हमेशा एक वचन में क्या क्या आएंगे, कभी आपको क्रोध मिल जाए, क्षमा मिल जाए, छाया मिल जाए, प्रेम मिल जाए, जल, जनता, पानी, दूध, वर्षा, हवा, आग, ये सब शब्द मिलते हैं तो ये हमेशा एक वचन में आएंगे, हमेशा हमेशा एक वचन में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में कारक बताना है, कौन सा कारक होगा। मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में कारक बताना है। दोस्तों संप्रदान होगा, करण होगा, या अपदान होगा, या अधिकरण होगा, बताइए कौन सा कारक होगा, कौन सा कारक होगा, बताइए। मैं काम से जा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका करण कारक होगा। कौन सा होगा, करण कारक होगा। ठीक है, कारक कितने भेद होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, कारक जो टोटल होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, ठीक है, अधिकरण, तो ये सब 8 प्रकार के कारक होते हैं, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि कर्ता का क्या होता है, कर्म क्या होता है, करण से क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। जिसे कर्ता का जो पहचान होता है वो ने से होता है, ने मिल जाए, कर्म का को से मिलता है, करण से या के द्वारा होता है। तो यहाँ पे जो से मिल रहा है ना, ये से, ये करण कारक का ही उदाहरण है। ठीक है, तो मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में जो कारक है वो करण कारक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीर का स्त्रीलिंग है, वीर का स्त्रीलिंग बताना है। वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा, वीरांगना होगा, वीरगति होगा, वीरांगना होगा, या वीरावती होगा, क्या होगा। वीर का स्त्रीलिंग बताना है तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वीरांगना होगा। वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है ये बताना है। बताइए, कुछ भी, कुछ ना कुछ, सब कुछ, जो वह, क्या होगा। नहीं है पूछा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो नहीं का आंसर बताइएगा कौन सा होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा जो और वह होगा, क्या होगा, जो और जो वह। ठीक है, अब हम देखते हैं सर्वनाम के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा होता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं। पुरुषवाचक जो होता है वो हमारा प्रथम, मध्यम और उत्तम होते हैं। जो होता है हमारा उत्तम होता है ना, वो मैं और हम शब्द होते हैं। मध्य में तू तुम होता है, अन्य में आप वह वे आते हैं। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम में देखो क्या क्या, कौन कौन से शब्द निश्चयवाचक में आते हैं। यह और वह, यह वह मिल जाए तो वहाँ पे क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहीं पे कोई कुछ मिल जाए, तो देखिए ये सब कोई कुछ मिला है ना, तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक ही सर्वनाम है। तो जहाँ पे कोई कुछ मिल जाए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम वो होते हैं जहाँ पे कौन, क्या, WH वाले शब्द मिल जाए। ठीक है, प्रश्नवाचक वाले शब्द मिल जाए, वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। और संबंधवाचक सर्वनाम जो सो आपको मिल जाता है, जो सो, ये सब क्या होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। और निजवाचक में आपको मिलेगा आप, स्वयं, खुद, ये सब वर्ड मिलेंगे तो वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम ताजमहल देखने जाएंगे, हम ताजमहल देखने जाएंगे रेखांकित पद है। निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम होगा बताइए। हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो करेक्ट आंसर होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी हमने आपको बताया सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं उसी में से एक भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का ही एक पार्ट है मैं और हम, तो ठीक है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक, या जिसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। बताइए कौन सा होगा? नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो करेक्ट आंसर होगा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, कौन सा होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे साड़ी की विशेषता बताई जा रही है कि साड़ी कैसी है, तो साड़ी नीली है, तो इसलिए यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। और विशेषण क्यों है? क्योंकि ये विशेष्य की विशेषता बता रहा है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण, जिसे सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। तो विशेषण के 4 भेद हुए, और गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण, और गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आती है हमारी नीली साड़ी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? विशेष्य बताना है। विशेष्य बताना है, क्या होगा? ठंडा, ठंड, पानी या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? दोस्तों विशेष्य उसे कहते हैं जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए, उसे हम विशेष्य कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वही होता है विशेष्य। ठीक है, तो बताइए ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? ठंडा, ठंड, पानी, क्या होगा? या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 16 का आंसर दीजिए। ठंडा, ठंड, पानी। दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पानी। ठीक है, पानी। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में विशेष्य होगा पानी, क्योंकि बाकी विशेषण की बात करेंगे तो यहाँ पे ठंडा, ठीक है, ठंडा, तो पानी की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पे पानी आपका विशेष्य होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है? प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है, ये बताना है। प्रेरणार्थक क्रिया किस में नहीं है ये बताना है। बाकी पिता उसे पढ़ाते हैं, राम नहीं पढ़ता, यह अध्यापक से पढ़वाते हैं, अध्यापक परिश्रम कराते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 17 का आंसर करिए। करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका होगा राम नहीं पढ़ता। राम नहीं पढ़ता ये प्रेरणार्थक क्रिया का इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है ये जानते हैं। तो जिस क्रिया में यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है, माने कर्ता स्वयं न करके किसी अन्य से वो कार्य करवाने की प्रेरणा रखता हो, वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे पिता उसे पढ़ाते हैं, ठीक है, पढ़ाते हैं तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। यह अध्यापक से पढ़वाते हैं, ये इसमें भी प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि वो पढ़वा रहे हैं। अध्यापक परिश्रम कराते हैं तो इसमें भी अध्यापक परिश्रम करवा रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी वाक्य में अकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है ये बताना है। ठीक है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। बताइए किस में अकर्मक क्रिया होगी? बताइए। जो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पानी बरस रहा है, अकर्मक क्रिया है। बाकी सारे सकर्मक हैं। सकर्मक अकर्मक क्रिया में अगर हम सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं अगर वाक्य में हम क्या का प्रश्न लगाते हैं, क्या का प्रश्न करते हैं, क्रिया से क्या का प्रश्न करते हैं, अगर उत्तर मिल जाए तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होगा, और उत्तर नहीं मिलता है तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, बताइए। तो श्याम निबंध लिखता है, क्या लिखता है? हम क्रिया से अगर प्रश्न करेंगे क्या लिखता है तो आंसर आता है निबंध, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगी। राम मोहन को रुला रहा है, तो क्या या किसको लगाने से होता है? तो किसको रुला रहा है? मोहन को, तो यहाँ पे भी सकर्मक क्रिया होगी। लेकिन पानी बरस रहा है यहाँ पे अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, योग्य क्रिया या संयुक्त क्रिया? बताइए कौन सी क्रिया होगी? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नाम धातु क्रिया। ठीक है, नाम धातु क्रिया। देखो नाम धातु क्रिया होती क्या है? संज्ञा हो, सर्वनाम हो अथवा विशेषण हो,
इन्हीं शब्दों से बने जो क्रियापद होते हैं उन्हीं को हम नाम धातु कहते हैं। ठीक है, नाम धातु क्रिया कहते हैं। किसमें? संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। अब जैसे कि देखिए हथियाना लिखा है ना, हाथ से बना है, हाथ से बना है, तो ये क्या है? संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण। हाथ क्या है? एक प्रकार से हमारा संज्ञा है, नाम है। तो इन्हीं से बना है क्या? इन्हीं से ये बना है क्रियापद, तभी ये कहलाएगा नाम धातु क्रिया। ठीक है, तो ये हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? ये नाम धातु क्रिया है। प्रयार्थक क्रिया क्या होती है इसके पहले हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, प्रयार्थक क्रिया वो होती है, फिर से बता दे रहे हैं, जिस क्रिया में यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है, वहाँ पे क्या होता है? प्रयार्थक क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्याम ने पत्र लिखा। श्याम ने पत्र लिखा वाक्य में कौन सा काल है? काल बताना है, वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल या अपूर्ण भूतकाल? कौन सा आंसर होगा बताइए? तो करेक्ट आंसर होगा बी, सामान्य भूतकाल। ठीक है, सामान्य भूतकाल होगा। अगर यहीं पे लिखा होता श्याम पत्र लिखता है तो आपका सामान्य वर्तमान काल आ जाता, लेकिन यहाँ पे श्याम ने पत्र लिखा तो सामान्य भूतकाल होगा। अपूर्ण वर्तमान काल तब होता जब यहाँ पे लिखा होता श्याम पत्र लिख रहा है, तब यहाँ पे अपूर्ण वर्तमान काल आ जाता। और अपूर्ण भूतकाल तब आ जाता जब यहाँ पे लिखा जाता श्याम पत्र लिख रहा था, तो यहाँ पे अपूर्ण भूतकाल हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हिंदी में जो काल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो आपको इनको भी अच्छे से तैयार करना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विरोचित में कौन सी संधि है? विरोचित में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि होगी, गुण संधि होगी, यण संधि है या वृद्धि संधि? कौन सी संधि होगी विरोचित में? बताइए। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि होगा। ठीक है, अब कैसे गुण संधि होगा? थोड़ा ऐसा का हम विच्छेद करते हैं विरोचित का। तो विरोचित का जब हम विच्छेद करेंगे तो आएगा वीर धन उचित। क्या होगा? वीर धन उचित। ये होता है वीर धन उचित बराबर विरोचित आपका बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये गुण संधि के अंतर्गत आएगा। गुण संधि किसे कहते हैं थोड़ा सा ये भी देखते हैं। जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद आपको छोटी ई बड़ी मिल जाए, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिल जाए या फिर री मिल जाए, तो अगर आ के बाद छोटी ई बड़ी मिल जाता है तो आ प्लस छोटी बड़ी मिलके ए बनता है। और आ के बाद माने छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ मिल जाए तब वो बन जाता है ओ। और छोटा आ बड़ा आ के बाद अगर रिम आ जाता है तो वो बनता है अर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विरोचित में वीर धन उचित है, यहाँ पे अ के बाद उ मिला है। जब अ के बाद उ मिला है तो यहाँ पे क्या बन गया है? ओ बन गया है। जब ओ बन गया है तो यहाँ पे देखिए विरो ओ मिला है ना, तो यहाँ पे विरोचित हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और संधि कितने प्रकार की होती है? मेरा क्वेश्चन है संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि में कितने टाइप होते हैं? स्वर संधि में हमारे 5 टाइप होते हैं। ठीक है, और 5 टाइप कौन कौन से होते हैं? पहला दीर्घ, गुण, यण, अयादि, ठीक है, और वृद्धि। ये 5 संधि स्वर संधि के उदाहरण प्रकार हैं। अब अगला क्वेश्चन है अत्यंत में कौन सी संधि है? अत्यंत में कौन सी संधि है बताना है। दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि या गुण संधि? कौन सी संधि है अत्यंत में? दोस्तों अत्यंत में जो हमारी संधि है वो हमारी यण संधि होगी। कौन सी संधि? यण संधि होगी। अब यण संधि कैसी होगी? थोड़ा सा इसका हम विच्छेद करते हैं अत्यंत का। अत्यंत का अगर हम विच्छेद करेंगे तो बनेगा अतिधन अंत। अतिधन अंत बनेगा अत्यंत। अब समझिए यण संधि वो संधि होती है जब आपका छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ या री, छोटी ई बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ या री के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए। कोई भी असमान स्वर माने छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री के अलावा कोई भी असमान स्वर आ जाए। कोई भी अगर स्वर आ जाता है तो दोस्तों ई का य हो जाता है और ऊ का व हो जाता है और री का र हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए
छोटी ई मिला है, यहाँ ती में छोटी की मात्रा लगा है तो ई बना। तो ई के बाद यहाँ पे क्या आया है, आ आया है, आ आया है, तो आ आया है तो ई के बाद असमान स्वर आ गया। अब ई का तो क्या हो जाएगा, यण संधि कहता है ई का यह हो जाता है, तो ई का जब यह हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अत्यंत हो जाएगा। तब आपकी जो संधि बनेगी अत्यंत बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे यण संधि आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरुदेव शब्द में समास है, गुरुदेव शब्द में समास बताना है, कौन सा होगा गुरुदेव शब्द में समास, बताइए। 23 का आंसर करिए। अव्ययी भाव समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, या बहुब्रीहि समास होगा, या कर्मधारय समास होगा। दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास देखिए, अगर हम गुरुदेव का विग्रह करते हैं, विग्रह करेंगे तो गुरुओं का देवता आएगा। गुरुओं का देवता, दोस्तों गुरुओं का जब देवता आ जाएगा तो वहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आते हैं कर्मधारय समास और द्विगु समास। ठीक है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं कर्मधारय और द्विगु समास। और तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास या फिर द्विगु समास ये कहते हैं जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, उसे हम कर्मधारय समास भी कहते हैं। देखिए कर्मधारय समास होता क्या है, कर्मधारय समास का पहला जो पद होता है ना वो विशेषण होता है, और दूसरा जो पद होता है वो विशेष्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गुरुदेव देखिए, गुरुदेव का जो विग्रह करेंगे तो गुरुओं का देवता बनेगा। तो गुरुओं का जब देवता बनेगा तो यहाँ पे देवता क्या है, आपका विशेष्य है, और गुरु यहाँ पे आपका विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लंबोदर में कौन सा समास है, लंबोदर में समास बताना है। बहुब्रीहि समास होगा, द्वंद्व समास होगा, कर्मधारय समास होगा, या द्विगु समास होगा, बताइए। तो लंबोदर में अगर जो आपका आंसर पहले बताते हैं, आपका 24 का आंसर जो होगा वो होगा बहुब्रीहि समास। क्या होगा, बहुब्रीहि समास। अब लंबोदर का अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, विग्रह करेंगे तो इसका बनता है, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, अर्थात हम क्या कहेंगे, गणेश जी की बात कर रहे हैं। लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। तो यहाँ पे दोस्तों बहुब्रीहि समास वो समास होता है जिसका दोनों पद अप्रधान होते हैं, और कोई अन्य पद तीसरा पद, जिसे कोई अन्य पद या तीसरा पद प्रधान होता है उसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लंबोदर में बहुब्रीहि समास होगा। द्वंद्व समास वहाँ पे होता है दोस्तों, जैसे रात दिन, यहाँ पे दोनों पद प्रधान हुए तो वहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। कर्मधारय समास हमने आपको बता ही दिया। और द्विगु समास वो होते हैं जिसका पहला पद संख्यावाची होता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्प मेघ हिरण किस शब्द के अनेकार्थी हैं, अनेकार्थी शब्द बताना है, बताइए। सर्प मेघ सर्प मेघ हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं, सारंग, नारंग, सारंग या सदांग। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सारंग। ठीक है, सारंग आपका जो करेक्ट आंसर होगा सारंग होगा। सारंग के ही अनेकार्थी हैं सर्प, मेघ, हरिण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उन्मूलन का विलोम बताना है। उन्मूलन का विलोम क्या होगा, उन्मूलन का विलोम क्या होगा, विलोम का माने उल्टा, उल्टा पूछता है। उन्मूलन का विलोम क्या होगा, अवमूल्यन, विश्लेषण, रोपण या संश्लेषण, बताइए क्या होगा। दोस्तों उन्मूलन का जो विलोम होगा वो होगा रोपण होगा, कंफ्यूज मत होइएगा, रोपण होगा। आप और किसी ऑप्शन में मत जाइएगा, उन्मूलन का विलोम जो होगा वो होगा रोपण, रोपण आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है बताना है। सिद्ध होगा, अनिषिद्ध होगा, विहित होगा या घृणित होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विहित। ठीक है, विहित आपका करेक्ट आंसर होगा। निषिद्ध के लिए सही विलोम जो शब्द होगा वो होगा विहित। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द बताना है। क्या होगा, सुंदरी होगा, दुर्गा होगा, मछली होगा या लक्ष्मी होगा, क्या होगा बताइए। मीनाक्षी का पर्यायवाची क्या होगा, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दुर्गा। दुर्गा आपका मीनाक्षी का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिडौजा का पर्यायवाची शब्द है। बिडौजा, बिडौजा किसका पर्यायवाची है, नक्षत्र का, अप्सरा का, इंद्र का, पत्थर का, बताइए। तो बिडौजा किसका पर्यायवाची है, तो बिडौजा आपका
इंद्र का पर्यायवाची होगा, इंद्र का। इंद्र के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे कि अमरपति, वासव, मधवा, सुरपति, ये सब इंद्र के ही पर्यायवाची हैं। इसके पहले ऑप्शन में आया था मछली। मछली का जो पर्यायवाची होता है सो सफरी, मत्स्य, मीन, जल जीवन, ये सब मछली के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ है। जूतम पैजार मुहावरे का क्या अर्थ है? तो लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचाना, छीना झपटी करना, किसी वस्तु की बहुतायत। तो जूतम पैजार मुहावरे का जो आंसर अर्थ होता है दोस्तों, वो लड़ाई झगड़ा होना। क्या होता है? लड़ाई झगड़ा होना, जूतम पैजार होना का अर्थ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या है? नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या है? अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना, उक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? नीम हकीम खतरे मुहावरे का अर्थ बताना है, क्या होगा दोस्तों? आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। अल्प ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है, इसलिए उस मुहावरा बना है नीम हकीम खतरे जान, माने अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। अगला क्वेश्चन मोती का तत्सम रूप बताना है। मोती का तत्सम क्या होता है? मोती, मौक्तिक, मुक्तक या उपरोक्त में से कोई नहीं। मोती का तत्सम बताना है, क्या होगा? आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मौक्तिक। मौक्तिक आपका करेक्ट आंसर होगा, मोती का तत्सम रूप। अगला क्वेश्चन है प्रिय का तद्भव शब्द है। प्रिय एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बताना है, क्या होगा? पिया होगा, प्रेम होगा, प्रिया होगा या प्यार होगा। 33 का आंसर करिए, क्या होगा प्रिय का तद्भव? दोस्तों जो प्रिय का तद्भव होगा वो आपका होगा पिया। क्या होगा? पिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं मखमल के झूम पड़े हाथी सा टीला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना है। मखमल के झूम पड़े हाथी सा टीला, अलंकार बताना है। उपमा अलंकार होगा या रूपक होगा या उत्प्रेक्षा होगा या अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा बताइए? आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार देखो पहचानने का जो तरीका होता है दोस्तों, कहीं पे आपको सा, सी, से मिल जाए, कहीं भी आपको सा मिल जाए, सी मिल जाए, से मिल जाए, तुल्य मिल जाए, सम मिल जाए, जैसा मिल जाए, सरिस मिल जाए, के समान मिल जाए, अगर ये सब शब्द मिलते हैं तो आपको वहाँ पे उपमा अलंकार लगा देना है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हाथी सा मिला तो उपमा अलंकार में चला गया। ठीक है, तब आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने का दोस्तों तरीका जो होता है, कहीं आपको मनु मिल जाए, मानो मिल जाए, मनहु, जनहु, जनु, जानो, जनहु, ये सब शब्द मिल जाते हैं तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। दोस्तों यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार शब्द जितनी बार आता है, कोई भी शब्द जितनी बार आएगा उसके अर्थ भी उतनी बार निकलेंगे तो वहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। और रूपक अलंकार दोस्तों जहाँ पे आपको योजक चिन्ह मिल जाए, ठीक है, वहाँ पे रूपक अलंकार ट्रिक हो जाता है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार जहाँ पे एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सुनु सीय सत्य असीस हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? छंद बताना है, कौन सा छंद है इसमें? बरवे होगा, सोरठा होगा, दोहा होगा, चौपाई होगा, कौन सा होगा बताइए? छंद कौन सा इसमें छंद होगा? आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चौपाई। कौन सा छंद होगा? चौपाई छंद होगा। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं चौपाई पहचानेंगे कैसे दोस्तों? चौपाई एक प्रकार से सममात्रिक छंद है। चौपाई जो है सममात्रिक छंद है और इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं। ठीक है, अगर आप इसमें गिनेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 इसमें, तो ये हो जाएगा चौपाई। ठीक है, जो हमारा हर्ष स्वर होता है, हर्ष जो होता है उसमें हमारा ऐसा होता है 1 गिना जाता है और दीर्घ में हमारा 2 गिना जाता है। ठीक है, और दीर्घ को हम ऐसे डिनोट करते हैं और हर्ष को इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये होता है छंद। अब चौपाई हम कैसे पहचानेंगे? इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और ये चौपाई एक सममात्रिक छंद है। अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि बरवे क्या है। बरवे किसे कहते हैं दोस्तों? बरवे एक अर्धसममात्रिक छंद है। बरवे क्या है? अर्धसममात्रिक छंद है। और इसमें दोस्तों जो विषम चरण होता है, विषम चरण पहला और तीसरा होता है। विषम चरणों में 12, विषम चरणों में कितना 12 और सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा। बरवे में क्या होता है?
विषम चरणों में 12 और सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बरवें हो जाएगा। और दोहा क्या होता है, दोहा, दोहा दोस्तों, दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद है और इसमें विषम जो चरण होते हैं ना, विषम चरण, उसमें 13 मात्राएं होती हैं और सम चरण में 11 मात्राएं होती हैं, तो वहाँ पे दोहा हो जाता है। अब दोहा के बाद हम सोरठा देख लेते हैं। सोरठा बचा, सोरठा देखते हैं। सोरठा अर्धसम मात्रिक छंद है। सोरठा भी क्या है, एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें क्या होता है, विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, सोरठा होता है। और दोस्तों सोरठा यह दोहे का उल्टा होता है, दोहे का उल्टा होता है सोरठा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 आयोजन स्थल था। दोस्तों 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस सन में हुआ था, तो ये तो आपको क्वेश्चन के माध्यम से पता चल गया, 2015 में हुआ था। और कहाँ हुआ था ये आपको बताना है, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा भोपाल। भोपाल में हुआ था, यानी कि भारत में हुआ था। और उसमें दोस्तों 2015 में जो उद्घाटन थे, उद्घाटन जो करता थे वो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, उसमें प्रधानमंत्री थे, उद्घाटनकर्ता यही थे। ठीक है दोस्तों, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था और उसमें प्रधानमंत्री कौन था। दोस्तों जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो 1975 में हुआ था, याद रखिएगा। नागपुर में हुआ था, यानी अपने भारत में ही हुआ था। ठीक है, उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास किसकी है। तेरी मेरी उसकी बात एक उपन्यास है और ये किसकी कृति है। हज़ारी प्रसाद द्विवेदी की है, शिवमंगल सिंह सुमन की है, भीष्म साहिनी की है या यशपाल जी की है, किसकी है बताइए। तेरी मेरी उसकी बात तो आपका करेक्ट आंसर होगा यशपाल जी की है। यशपाल जी की है तेरी मेरी उसकी बात। अब इनको देखिए दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इसी कृति के लिए। तेरी मेरी उसकी बात ये उपन्यास है और इसी कृति के लिए इन्हें 1976 में, कब 1976, डेट याद रखिएगा, 1976 में यशपाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास के लिए। ठीक है, अब यशपाल जी की हमने देख लिया, हज़ारी प्रसाद द्विवेदी की भी देख लेते हैं। हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी की भी देख लेते हैं, इनको किस कृति के लिए मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। दोस्तों हज़ारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व, इनकी एक कृति है आलोक पर्व, आलोक पर्व, आलोक पर्व इनकी एक कृति है हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी की, आलोक पर्व। ये आलोक पर्व क्या है पता है, आलोक पर्व एक निबंध है और इसी निबंध के लिए हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी को 1973 में, डेट याद रखिएगा, 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी को। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं शिवमंगल सिंह सुमन। सुमन अगर कहीं नाम आए तो उनका पूरा नाम शिवमंगल सिंह होता है। ठीक है, तो कहीं कहीं सुमन भी मिलता है, तो आप लोग शिवमंगल सिंह सुमन पूरा नाम याद रखिएगा, तो वहाँ से आप पकड़ लेंगे। तो शिवमंगल सिंह सुमन जी को कौन सी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो जो शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं, इनको 1974 में, 1974 में, इनको 1974 में मिट्टी की बारात, मिट्टी की बारात क्या है, काव्य है, तो मिट्टी की बारात काव्य है, इसी कृति के लिए शिवमंगल सिंह सुमन जी को 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब हम हज़ारी प्रसाद द्विवेदी की बारे में जान गए, शिवमंगल सिंह सुमन के बारे में, तो भीष्म साहिनी के बारे में भी जान लेते हैं, इनका ही क्यों छूटे, तो भीष्म साहिनी के बारे में भी जान लेते हैं। इनकी एक कृति थी तमस। कौन सी कृति है, तमस। और तमस एक कैसा है, एक उपन्यास है। तमस क्या है, एक उपन्यास है, उपन्यास है। और इसी तमस के लिए ही भीष्म साहिनी को 1975 में, डेट याद रखिएगा 1975, भीष्म साहिनी की बात कर रहे हैं, 1975 में भीष्म साहिनी को तमस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितनी नावों में कितनी बार किसकी कृति है। कितनी नावों में कितनी बार किसकी कृति है। सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, महादेवी वर्मा। बताइए कितनी नावों में कितनी बार किसकी कृति है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अज्ञेय जी की, करेक्ट आंसर होगा अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय जी का जो पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। ठीक है, अज्ञेय जी को कितनी नावों में कितनी बार
ये 1978 में, एक डेट याद रखिएगा, 1978 में इन्हें कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कितनी नावों में कितनी बार? 1978 में। तो जब आज्ञे जी के बारे में जान लें तो सुमित्रा नंदन पंत के भी बारे में जान लेते हैं। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत को इनकी कृति है चिदम्बरा। कौन सी कृति है? चिदम्बरा। चिदम्बरा के लिए कब? 1968 में। 1968 में चिदम्बरा के लिए 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब हम देख लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर के बारे में भी। इनको कब मिला था रामधारी सिंह दिनकर जी को? तो दोस्तों इनकी जो कृति थी उर्वशी। कौन सी कृति थी? उर्वशी। उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को 1972 में, डेट याद रखिएगा, 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जब सबका देख लिए तो महादेवी वर्मा का भी थोड़ी सी कृति के बारे में जान लेते हैं। इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो यामा कृति थी। कौन सी कृति थी? यामा। और इसी कृति के लिए इन्हें 1982 में, डेट याद रखिएगा, 1982 में महादेवी वर्मा को, इनकी कृति यामा है, इसी कृति के लिए इन्हें भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे 38 क्वेश्चन। अगर दोस्तों तो बताइए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि प्रैक्टिस सेट कैसे लगी। अगर प्रैक्टिस सेट अच्छी लगी हो तो आप लोग एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हमारे कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, कितने इनकरेक्ट हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहिए। तब तक हम मिलते हैं अगली प्रैक्टिस सेट में।